नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रोटीन चालू करने वाले हैं। अभी तक की क्लासेस में हम यदि न्यूट्रिएंट्स के संबंध में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब कुछ बातें कर चुके हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, देयर क्लासिफिकेशन, देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री, एवरीथिंग, है ना, हम सब कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज की इस क्लास से हम प्रोटीन के बारे में चर्चा चालू करने वाले हैं। बिना किसी देरी के हम हमारी क्लास को चालू करते हैं, जिसमें हम पहले समझेंगे प्रोटीन क्या होता है। आज की ये क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक प्रस्तावना, एक भूमिका वाली क्लास है प्रोटीन के संबंध में, जिसमें हम प्रोटीन को समझेंगे, उनके फंक्शन को समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। अगली क्लास में हम उनके क्लासिफिकेशन को समझेंगे, जो कि बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, चालू करते हैं हमारी प्रोटीन की क्लास को। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोटीन होता क्या है। तो सामान्य तौर पे हम जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट को लेकर बात कर रहे थे, वही तरीके से प्रोटीन भी है कि जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट एक मोटा मोटा तौर पे कहें कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनने वाली एक बड़ी मोइटी है, यूनिट है, उसी प्रकार से प्रोटीन भी क्या है, एक बड़ी मोइटी है, एक कैसे कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके से प्रोटीन भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कुछ शुगर मोइटी से मिलकर के बनता है, उसी तरीके से प्रोटीन भी कुछ अमाइनो एसिड की मोइटी से मिलकर के बनता है। ये कुछ का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के पर्सपेक्टिव हमने देखा था कि 2 शुगर मोइटी से लेकर के हजारों शुगर मोइटी तक हो सकती हैं। यदि 2 शुगर मोइटी मिलती है तब उसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, वरना इसके ऊपर हम ओलिगोसैकेराइड में आ जाते हैं, जिसमें ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड या फिर आखिरी में पॉलीसैकेराइड हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रोटीन भी क्या है, फॉर्म होते हैं, जो कई सारे अमाइनो एसिड के मिलने से एक प्रोटीन यूनिट का निर्माण होता है। ठीक है, अब होते क्या है, परिभाषा के तौर पे बात करें तो प्रोटीन्स आर लार्ज जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स दैट प्ले मेनी क्रिटिकल रोल्स इन दी बॉडी। ये मेनी क्रिटिकल रोल में देखो एक मेजर रोल क्या है, ये हमारे बॉडी फॉर्मेशन में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। किसमें? बॉडी फॉर्मेशन में, बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। बाकी और भी रोल्स हैं अलग अलग तरीके के, वो हम सब समझेंगे, लेकिन मेजर रोल क्या है, बॉडी फॉर्मेशन का। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर अ लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और अ मॉलिक्यूल्स दैट प्लेज अ मेनी क्रिटिकल रोल्स इन दी बॉडी। दे आर एसेंशियल फॉर दी स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी फंक्शंस एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करने में, हमारे बॉडी में बहुत सारी प्रोसेस को रेगुलेट करने में, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चरल या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में प्रोटीन हमको मदद करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये प्रोटीन शब्द कहां से निकल करके आता है। तो प्रोटीन शब्द एक ग्रीक शब्द से निकल करके आया, जिसका जो शब्द होता है प्रोटियोस, है ना। ये प्रोटियोस जो शब्द होता है, वहां से प्रोटीन शब्द बना है, जिसका मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस, सर्वप्रथम स्थान रखने वाला। इस चीज को समझते हैं कि ये सर्वप्रथम स्थान रखने वाले का मतलब क्या है। तो सर्वप्रथम स्थान रखने वाले शब्द का मतलब यह होता है कि वो जो हमारे शरीर में पहला स्थान रखता है। हमारे शरीर में पहले स्थान रखने का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में इसका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, फंक्शंस को परफॉर्म करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसलिए हम इसको वहां से लेकर के आते हैं। तो ग्रीक शब्द होता है प्रोटियोस। क्वेश्चन कैसे बनता है, प्रोटीन शब्द वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड प्रोटियोस विच इज ऑफ द ओरिजिन ऑफ विच लैंग्वेज, है ना। तो वो किस लैंग्वेज का शब्द है? ऑप्शन है ग्रीक, है ना, दूसरा आपका हो सकता है इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, है ना, इस प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तो उससे हमको पता होना चाहिए कि ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, दूसरा कि इसकी खोज कैसे हुई है, कहां से निकल करके आया, नेम कहां से आया इसका। तो बर्जिलियस, जो कि एक स्वीडिश या स्वीडन के केमिस्ट थे, उन्होंने ये नाम सबसे पहले क्या है सुझाया था फॉर द ग्रुप ऑफ द इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक इसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इस प्रकार के कई सारे कंपाउंड्स की खोज की गई तो इनको क्या किया गया, एक क्लब कर दिया गया, एक साथ रख दिया गया, और बर्जिलियस ने बोला कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। और बर्जिलियस ने वो शब्द कहां से लिया, प्रोटियोस से लिया, जिसका मतलब क्या होता है, विच हु इज होल्डिंग दी फर्स्ट प्लेस, वो जो पहला स्थान रखता है। ठीक है, आगे चल करके क्या किया गया, मल्डर आते हैं, जो कि एक डच केमिस्ट थे। 1838 में
who introduced the term for high molecular weight nitrogen rich substances in animals and plants। ठीक है, यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई। पहली बात क्लियर हुई थी परिभाषा से कि लार्ज कंपाउंड है, दूसरी बात क्लियर हुई थी कॉम्प्लेक्स हैं। अब जब भी कंपाउंड लार्ज होगा तो सीधी सी बात है उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने वाला है, ये तो बात तय है। दूसरा एक जो बात है खासियत है प्रोटीन की, वो क्या है कि ये नाइट्रोजन रिच सब्सटेंस होते हैं। क्यों नाइट्रोजन रिच होते हैं? क्योंकि जो ये किससे बने हैं, इनका जो निर्माण हुआ वो किससे हुआ? अमाइनो एसिड से हुआ है, और अमाइनो एसिड में हर स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता ही है। तो चूंकि अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है प्रोटीन में नाइट्रोजन तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बर्जेलियस और मल्डर, जिनका संबंध किससे है? प्रोटीन के नॉमेनक्लेचर से संबंधित है। अब आता है कि प्रोटीन की प्रचुरता और भूमिका क्या है। तो हमारे शरीर में कितना प्रोटीन एग्जैक्टली रहता है ना? तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो एक जीवित कोशिका में, एक जीवित जीव में ये सबसे ज्यादा पाए जाने वाले क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ द सेल एंड मेकअप अबाउट 50% ऑफ द सेलुलर ड्राई वेट। वापस से ये सेलुलर ड्राई वेट का मतलब क्या होता है? समझो कि ये एक सेल है ना? ये क्या है? एक सेल है। इस सेल को जब आप क्या करेंगे? ड्राई कर देंगे, और ड्राई करने के पश्चात उसका वेट निकालेंगे, तो उस वेट का 50% है ना, उस वेट का अकेले 50% क्या होने वाला है? प्रोटीन होने वाला है। ठीक है, और ये 50% हर प्रकार की सेल में प्रेजेंट होता है, वह किस ऑर्गन की सेल है उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रोटीन्स आर फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लाइफ। ये हमने पीछे समझ लिया था। ये उच्च आणविक भार वाले नाइट्रोजन युक्त जैविक यौगिक होते हैं, ये भी बात मैंने पीछे आपको समझा दी थी। ठीक है, अब आता है कि व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन्स। जैसा मैंने पीछे आपको समझाया कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लार्ज कंपाउंड है, जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। तो जब अमाइनो एसिड से मिलकर बन रहे हैं तो सीधी सी बात है उनका कंपोजिशन में क्या शामिल हो गया? अमाइनो एसिड शामिल हो गया। अमाइनो एसिड कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। एक ऐसा ही 20 + 1 कर लो, है ना? 20 + 1 कर लो, 20 तो क्या हो गए? अमाइनो एसिड हो गए। ऐसे ही एक क्या होता है ना? ऐसे ही एक क्या होता है? इमिनो एसिड होता है। आगे चल करके जब अमाइनो एसिड की क्लास हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एक क्या होता है? इमिनो एसिड होता है, जिसको हम प्रोलीन कहते हैं ना। एक क्या होता है? इमिनो एसिड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोलीन कहते हैं। तो कहीं पर यदि याद रहे तो आप रख लीजिएगा, है ना, दिमाग में। खैर, इतनी बातें यहां तक क्लियर रखनी है कि कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन में बेसिक यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, दीज अब यहाँ पे अल्फा और बीटा का मतलब क्या है ये मैं अभी बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ। अल्फा बीटा आपको जाकर के स्टीरियो केमिस्ट्री की जो मैंने क्लास आपको पढ़ाई है कार्बोहाइड्रेट के संबंध में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है। ठीक है, वही एग्जैक्टली अल्फा और बीटा कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जो कि उनके कायरल कार्बन की सिमेट्री के कारण क्या है ऐसा शो होता है। ठीक है, दीज अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म द पॉलीपेप्टाइड्स। ये हमने देखा हुआ था। जैसे हमने जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा तो उसमें देखा कि दो या दो से अधिक शुगर मोइटी आपस में जुड़ती हैं, लेकिन कैसे जुड़ती हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से। किसकी मदद से? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की मदद से। वैसे ही दो या दो से अधिक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ेंगे। ठीक है, किसकी मदद से? पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से। प्रोटीन्स कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 50 से 2000 अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं यह इस पर निर्भर करता है कि उसमें कितने अमाइनो एसिड जुड़े हैं। मान लो उदाहरण के लिए 11 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो 10 पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, है ना। यदि मान लो 100 अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो 99 पेप्टाइड बॉन्ड रहेंगे, क्योंकि वो अमाइनो एसिड आपस में अटैच हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। ठीक है, Polypeptides with a molecular weight of more than 5000 are classified as proteins। अब हम किस प्रकार के, मतलब कितने जुड़ जाएं कि हम बोलेंगे कि तुम प्रोटीन हो, मतलब कितने अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो हम बोलेंगे तुम प्रोटीन हो। तो इतने अमाइनो एसिड जुड़ने चाहिए कम से कम, जिससे उनका वेट कम से कम 5000 हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब आता है कि व्हाट इज द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ दी प्रोटीन्स, की क्या क्या प्रेजेंट रहता है। जैसा पीछे मैंने बताया कि प्रोटीन्स आर दी नाइट्रोजियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो शब्द यहाँ पे महत्वपूर्ण आए, एक शब्द है नाइट्रोजिनस, दूसरा शब्द है ऑर्गेनिक। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि इनके कंपोजिशन में क्या है। हमने कहा कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो भाई कार्बन इसमें प्रेजेंट है। कितना कार्बन है?
तो आप कोई भी प्रोटीन उठा लीजिए, उसका 50 से 55% कॉम्बिनेशन क्या होगा, कार्बन होगा, 6 से लगभग 7.5% के आसपास हाइड्रोजन होगा, 19 से 24% के आसपास ऑक्सीजन होगा, 13 से 19% के बीच क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, और 0 to 4% क्या होगा, सल्फर होगा। ठीक है, ये सब कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं किसमें, अमाइनो एसिड में। और चूंकि ये सब कंपाउंड अमाइनो एसिड में प्रेजेंट हैं, तो सीधी सी बात है यह सभी रिफ्लेक्ट होंगे किसमें, आपके प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके अलावा मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के अलावा कुछ और कंपाउंड प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन हो गया, मैग्नीज हो गया, है ना, सॉरी मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, इस प्रकार के कुछ और तत्व भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, द कंटेंट of the nitrogen and essential component of the proteins on an average is about 16%। हमने कहा कि नाइट्रोजन 13 से 19% के आसपास होता है, लेकिन एक औसत लेकर के चले सभी प्रोटीन्स का लगभग तो 16% के आसपास क्या है, प्रोटीन होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एक प्रोटीन में औसतन कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये आप क्वेश्चन है। 15%, 16%, 50%, 26%। ठीक है, इस प्रकार से तो अपने को पता होना चाहिए कि अबाउट 16% क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द लेबोरेटरी, वापस से कि किसी प्रोटीन में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये मैं कैसे पता करूं, 16% है, 50% है, 30% है, तो ये पता करने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, जल्डाल मेथड का यूज करना पड़ेगा। किसका, जल्डाल मेथड का यूज करना पड़ेगा। जल्डाल मेथड का यूज करके मैं पता कर सकता हूं कि इस कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है अथवा नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात। अब आता है कि प्रोटीन्स इन द ह्यूमन बॉडी, की मानव शरीर में कहां प्रेजेंट होता है, तो प्रोटीन्स मेकअप अबाउट 75% ऑफ द बॉडी इज ड्राई वेट। अब वापस से कि हमारे बॉडी के ड्राई वेट का 75% क्या होता है, प्रोटीन होता है। हमारे बॉडी के ड्राई वेट का 75% क्या होता है, शुष्क भार का प्रोटीन होता है, जो कि कहां पर प्रेजेंट रहता है, उदाहरण के लिए स्किन में प्रेजेंट रहता है, बोन में प्रेजेंट रहता है, टेंडन में, मसल्स में, टूथ में, नेल्स में, इन सब के उदाहरण हम देखने वाले हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, इन सब के उदाहरण में बताने वाला हूं। इस उदाहरण के लिए बताऊं कि मसल में क्या रहेगा, तो मायोसिन रहता है ना, कौन सा रहता है भाई, मायोसिन रहता है, एक्टिन रहता है, कौन सा, एक्टिन रहता है ना। नेल में जाओगे तो क्या रहता है, केराटिन रहता है। इस प्रकार से ढेर सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में, जो कि स्ट्रक्चरल बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, जो कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में योगदान देते हैं। ठीक है, अब आता है कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द प्रोटीन्स, कि प्रोटीन के क्या क्या प्रमुख बायोलॉजिकल जैविक कार्य होते हैं। तो हम प्रोटीन को, उन कार्यों को, प्रोटीन के कार्यों के आधार पे हम उनका क्लासिफिकेशन भी बनाते हैं कई बार, और उसके कार्य भी बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कुछ प्रोटीन होते हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, मतलब ऐसे प्रोटीन जो हमारे शरीर में कुछ क्या कर रहे होंगे, संरचनात्मक निर्माण में योगदान दे रहे होंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के कैटेगरी में आते हैं। क्लासिफिकेशन अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो कि शरीर में संरचनात्मक निर्माण में योगदान दे रहे हैं, वह प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रेशेदार प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं, फाइब्रस प्रोटीन की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीछे हमने कहा किरेटिन है, तो किरेटिन हमारे स्किन में पाया जाता है, हमारे हेयर्स में पाया जाता है, हमारे नेल्स में पाया जाता है, जानवरों के खुर में, हमारे नेल्स और जानवर के खुर सेम चीज होते हैं, उनके सींग में पाया जाता है, पक्षियों के चोंच में, पंखों में, इन सब जगह केराटिन पाया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है कोलेजन और इलास्टिन, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, है ना, जैसे कि टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, इन सब में क्या पाया जाता है, कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। मसल्स में क्या पाया जाता है, तो एक्टिन पाया जाता है, मायोसिन पाया जाता है, जो पीछे बताया था आपको। तो ये उदाहरण है किस चीज के, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के। स्ट्रक्चरल प्रोटीन एक क्या हो गया, फंक्शन हो गया, वो प्रोटीन जो संरचनात्मक निर्माण में हमारे योगदान देते हैं। दूसरा आता है रक्षात्मक कार्य, है ना, बोले रक्षात्मक कार्य करने वाले प्रोटीन कौन से हो सकते हैं, जो हमारी रोगों संक्रमणों से रक्षा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एंटीबॉडीज, है ना, तो जैसे उदाहरण के लिए एंटीबॉडीज में क्या जाओगे, तो IgM हो गया, है ना, IgG हो गया, इस प्रकार की 5 एंटीबॉडी होती हैं, है ना। ये जो 5 एंटीबॉडी वो किस चीज की बनी हुई है भाई, प्रोटीन की बनी हुई है। इम्यूनोग्लोबिन एग्जैक्टली, है ना, क्या रहता है, इम्यूनोग्लोबिन रहते हैं। तो ये सब कुछ कहां से बनता है, डिफेंसिव प्रोटीन, जो कि एग्जैक्टली किसमें योगदान देता है, हमारे बॉडी के प्रोटेक्शन में, हमारे बॉडी के लिए इस तरीके से काम करता है ताकि डिजीज और इन्फेक्शन को रोका जा सके। ठीक है,
तीसरा आता है वो है संकुचनकारी कार्य। बोले संकुचनकारी कार्य या कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन के तहत कौन से प्रोटीन आएंगे? तो ये प्रोटीन जो संकुचनकारी प्रोटीन होते हैं, ये प्रोटीन मांसपेशियों और कोशिकाओं के संकुचन में सहायक होते हैं। भाई देखो, मांसपेशियों और कोशिकाओं का संकुचन कितना ज्यादा आवश्यक है कि यदि तुम्हारे शरीर में कोशिकाओं का संकुचन ना हो, कॉन्ट्रैक्शन ना हो, तो तुम्हारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा। तुम्हारी जो आंखों में वो है ना पुतलियां, वो बंद होना बंद हो जाएंगी। ऐसी बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो ऑटोमेशन में है ना, और इनवॉलंटरी एक्शन में चल रही हैं, वो सब बंद हो जाएंगी यदि ये सब कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाए। क्या क्या इसमें प्रोटीन आते हैं? एक्टिन और मायोसिन जो हमारी मांसपेशियों को, मसल्स को हमारे कंट्रोल कर रहे हैं। मायोग्लोबिन हो गया जो कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन के भंडारण को कंट्रोल कर रहा है। ट्रोपोनिन हो गया जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट कर रहा है। सीलिया एंड फ्लैजिला हो गया जो कि कई सारे सेल्स में, जैसे कि प्रोटोजोआ है ना, जैसे कि प्रोटोजोआ और अमीबा, इनमें क्या कर रहा है? मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स वो जो हमारी मांसपेशियों और कोशिकाओं के संकुचन को नियंत्रित करते हैं, जैसे एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन, ट्रोपोनिन, सीलिया, फ्लैजिला आदि। चौथी कैटेगरी आती है वो है पोषण और भंडारण वाले प्रोटीन न्यूट्रिएंट एंड स्टोरेज प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन अमाइनो एसिड का भंडारण करते हैं ताकि बाद में उनको फर्दर यूज किया जा सके। जैसे उदाहरण के लिए आपने पीछे कार्बोहाइड्रेट क्लास में पढ़ा था कि ग्लूकोज का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है, ताकि जब आवश्यकता पड़े तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो जाएगा ग्लूकोज में वापस से, और हमको एनर्जी मिलेगी। वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये काम के उदाहरण क्या है हमारे? तो जैसे एक क्या हो गया, ओवल एल्ब्यूमिन है ना, कि भाई प्रोटीन इन एग व्हाइट। एग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन पाया जाता है। कौन सा? एल्ब्यूमिन। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो प्रोटीन इन एग व्हाइट प्रोवाइड्स अमाइनो एसिड फॉर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एग का जो श्वेत हिस्सा होता है, सफेद हिस्सा होता है, उसमें ओवल एल्ब्यूमिन प्रेजेंट रहता है जो कि एम्ब्रियो के विकास में, किसमें? एम्ब्रियो के विकास में मदद करता है, ताकि जो अंडे के अंदर बच्चा है वो क्या हो सके? अच्छे तरीके से विकसित हो सके। ऐसे ही दूध में पाया जाने वाला केसीन है जो कि प्रोटीन मिल्क अ प्राइमरी अमाइनो एसिड सोर्स फॉर बेबी मैमल्स। जैसे हमारे घर में अभी बछड़ा जन्मा है ना, हमारे घर में अभी बछड़ा जन्मा है, तो जो बछड़ा जन्मा वो अभी तो सिर्फ अपने माँ के दूध पर डिपेंडेंट है, और उसको अपने शरीर के विकास के लिए प्रोटीन चाहिए। तो कहाँ से मिलेगा भाई? उसको अपने गाय से, अपनी माँ से मिलेगा, गाय से मिलेगा, है ना। लेकिन उसमें प्रेजेंट क्या है? केसीन मिल्क प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा आता है सीड स्टोरेज प्रोटीन्स, कि वो जो क्या करते हैं? पौधे के बीजों के पोषण को के लिए संग्रहित करके रखते हैं। चौथी और पांचवी कैटेगरी आती है यहाँ पे प्लाज्मा में परिवहन करने वाले प्रोटीन, है ना, कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन प्लाज्मा। ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटीन पोषक तत्वों और आयनों के परिवहन में मदद करते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जिनको एक सेल से दूसरी सेल में लेकर के जाना है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में लेकर के जाना है। बहुत सारे आयन्स है, कैसे जाएंगे वो जाएंगे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के उदाहरण के तौर पे बात करें तो क्या क्या हो सकता है? ट्रांसफेरिन हो सकता है, आयन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो सकते हैं, बफर प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है। ये सब क्या करते हैं? एज अ ट्रांसप्रोटीन वर्क करते हैं, ताकि आयंस, ताकि न्यूट्रिएंट्स एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो सके, मूव कर सके। ठीक है, छठवां कार्य आता है एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन में वो प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम करेंगे, है ना, वो प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम करेंगे। तो सभी एंजाइम केमिकली या केमिकल तौर पे, केमिकल नेचर के तौर पे प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम केमिकल नेचर के तौर पे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब तक 2000 से अधिक एंजाइमों की पहचान हो चुकी है। ये सभी के सभी 2000 से अधिक के एंजाइम हमारे शरीर में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, मतलब कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, चयापचयी और उपापचयी प्रक्रियाओं को ये नियंत्रित करते हैं। मतलब या तो उनकी गति को बढ़ाते हैं, या तो इनकी गति को कंट्रोल करते हैं, या उनकी गति को घटाते हैं, ताकि केमिकल जो प्रोसेस चल रही है हमारे शरीर में वो क्या हो सके? मैनेज हो सके, प्रबंधित हो सके। वो कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि तुम्हारे शरीर में सुक्रोज जाता है, उसको क्या करना है? तोड़ना है ग्लूकोज में। तो कौन सा एंजाइम काम करेगा? सुक्रेज काम करेगा। कौन सा? सुक्रेज काम करेगा, है ना। तो इस तरीके से आपका प्रोटीन जाएगा तो वहां पे एंजाइम काम करेगा। कोई भी आपका न्यूट्रिएंट चला जाए, वहां पे कोई ना कोई स्पेसिफिक एंजाइम काम कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एंजाइम सब क्या होते हैं? प्रोटीनिक नेचर के होते हैं। कुछ हार्मोनल प्रोटीन्स होते हैं,
ये प्रोटीन शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि इंसुलिन अपने आप में एक केमिकली क्या है, प्रोटीन है। इंसुलिन अपने आप में केमिकली क्या है, प्रोटीन है, लेकिन काम तो एज ए हार्मोन करता है। क्या काम करता है? वह आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ऐसे ही पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला क्या है, ग्रोथ हार्मोन है। वो भी अपने आप में केमिकली क्या है, प्रोटीन है, लेकिन काम तो किसकी तरह करता है, हार्मोन की तरह। ठीक है। आठवां फंक्शन आता है, वो है रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या है एग्जैक्टली? तो हमारे शरीर में बहुत सारे क्या है, रिसेप्टर्स हैं, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल कंपाउंड को बाइंड करवाते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं। ये एक केमिकल सिग्नल के तौर पे काम करते हैं, है ना। किसके तौर पे? ये रिसेप्टर एक केमिकल सिग्नल के तौर पे काम करते हैं। माई आप सोचो कि आपको पैर में दर्द होता है, लेकिन गोली तो मुंह से खाते हो, लेकिन फिर पैर में आराम कैसे हो जाता है? क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर रिसेप्टर में जाकर के क्या होता है, आपके द्वारा खाई गई गोली में जो कंपाउंड था, केमिकल था, वो जाकर के उस रिसेप्टर में बाइंड हो जाता है और वह सिग्नल पहुंचाता है किसको? आपके ब्रेन को। ठीक है। इस तरीके से पूरा फंक्शन चलता है। तो रिसेप्टर प्रोटीन के तौर पर हम इसको बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, है ना, जैसे उदाहरण के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसके बाद आता है वो है मिसलेनियस फंक्शंस। मिसलेनियस फंक्शन में कुछ अन्य कार्यों में एक क्या हो जाता है, एनर्जी सोर्स। रेयर होता है एकदम, ये एनर्जी सोर्स के तौर पे एकदम बिल्कुल रेयर काम करते हैं। जैसे क्या क्या आ सकता है इसमें कि अमाइनो एसिड डीएमिनेटेड होकर के CO2 रेस्टो में परिवर्तित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो डायरेक्ट ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इनका क्या करना पड़ेगा, डीएमिनेशन करना पड़ेगा, है ना। तो डीएमिनेशन हो जाएगा, देन हमको ऊर्जा मिल सकती है। ये रेयरली देखने को मिलता है। दूसरा फंक्शन हो सकता है वो है टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं कुछ, जैसे कि बोटुलिनियम टॉक्सिन। ये आपके सिलेबस में भी है, हम पढ़ेंगे इसको, है ना। ये मनुष्यों के लिए पॉइजनस हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो बोटुलिनियम टॉक्सिन वगैरह भी क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के ही होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से स्टेफिलोकोकल टॉक्सिन हो गया, वेनम टॉक्सिन हो गया, आदि आदि। तीसरा फंक्शन, पहला हमने क्या देखा अदर फंक्शंस के तहत, ऊर्जा सोर्स, एनर्जी सोर्स। दूसरा हमने क्या देखा, टॉक्सिक प्रोटीन्स। तीसरा आता है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में कि सम प्रोटीन्स इनहिबिट एंजाइम फंक्शंस। ये कुछ प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम के कार्य की गति को बाधित करते हैं। एंजाइम में तो अपने आप में प्रोटीन था, लेकिन उसकी गति को, उसके कार्य की गति को दूसरा प्रोटीन आकर के बाधित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स, है ना, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। तो अब ये क्या काम करेगा, नाम में उसके क्या जुड़ा हुआ, इनहिबिट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोक रहा है ना। इसके बाद कुछ एलर्जिक रिएक्शंस वाले होते हैं कि सम प्रोटीन्स ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्सेस इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, कि कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो किसी किसी व्यक्ति में क्या कर देते हैं, कोई एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं, तो हम उनको उनका एलर्जिक फंक्शन के तौर पे, एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे बता सकते हैं। ठीक है। कुछ क्या होते हैं, इंटेंस स्वीटनर्स होते हैं, जो मीठे होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रोटीन होता है मेनुलिन। तो मेनुलिन प्रोटीन बहुत ज्यादा मीठा होता है, लेकिन है तो प्रोटीन वो, है ना। तो हम प्रोटीन के फंक्शन के तौर पर बात कर रहे थे, तो चूंकि प्रोटीन मीठा है तो उसका एक काम क्या हो गया, मिठास प्रदान करना या स्वीटनर के तौर पे उपयोग किया जाना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आता है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन के सोर्सेस में सबसे पहले एक एनिमल सोर्स हो सकता है, दूसरा प्लांट हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, सिंगल सेल सोर्स हो सकता है। सबसे पहले आता है यहां पर एनिमल सोर्स के तौर पे। एनिमल सोर्स के तौर पे सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट आप मांस का भक्षण कर रहे हैं, मीट ले रहे हैं, है ना। तो कंकाल या धारीदार जो मांसपेशियां होती हैं वो भोजन के रूप में उपयोग की जाती हैं। किसका, स्केलेटल्स का या फिर स्ट्रिएटेड मसल्स का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या क्या हो सकता है, तो एक सामान्यतः जो यूज किया जाता है वह है रेड मीट, है ना। रेड मीट के तौर पे क्या क्या लिया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो उसमें बीफ हो गया, लैम्ब हो गया, पोर्क हो गया। लैम्ब मतलब क्या होता है, तो जो भेड़ का बच्चा होता है उसको लैम्ब बोलते हैं, भेड़ बोलते हैं ना। भेड़ के बच्चे को, है ना, शीप के बच्चे को लैम्ब बोला जाता है। तो बीफ, लैम्ब, पोर्क, है ना, इन सब के मांस का उपयोग किया जाता है, रेड मांस का, ताकि प्रोटीन मिल सके। ठीक है। इसमें हम जिसको रेड मांस कहते हैं वो लाल दिखाई देता है, लेकिन वो लाल किसके कारण दिखाई देता है, मायोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। मायोग्लोबिन ही अपने आप में क्या है, प्रोटीन ही है। ठीक है। इनमें प्रोटीन कितना होता है, तो इनमें प्रोटीन 18 से 22% होता है। यह प्रोटीन 18 से 22% का मतलब क्या होता है, तो जब जानवर जीवित कंडीशन में रहेगा तब उसके वजन का 18 से 22% क्या होगा, उसमें प्रोटीन होगा। ठीक है। जानवर के वजन का 18 से 22% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
अब आता है मांसपेशी प्रोटीन के प्रकार या टाइप्स ऑफ मसल प्रोटीन्स। तो ये अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं मसल प्रोटीन प्राप्त करने के। एक सार्कोप्लाज्मिक मसल से आप प्राप्त करेंगे तो सार्कोप्लाज्मिक प्रोटीन हो गया, आप मायोफाइब्रिलियर मसल से प्राप्त करेंगे तो मायोफाइब्रिलियर प्रोटीन हो गया, आप स्ट्रोमा मसल से प्राप्त करेंगे तो स्ट्रोमा प्रोटीन हो गया, है ना। तो जिस मसल से आप प्रोटीन प्राप्त करिएगा उसके आधार पर उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। एनिमल सोर्स में दूसरा आता है मीट के बाद मिल्क, है ना। उसमें औसतन 3 से 5% प्रोटीन पाया जाता है। जैसा आपने जानवरों में देखा मांस में 18 से 22%, वैसे ही दूध में मात्र 3 से 5% प्रोटीन होता है। कैसीन को लेकर के बात करें तो दूध के 2 प्रकार के प्रोटीन हो सकते हैं। इसमें पहला आता है कैसीन, दूसरा क्या आता है वे प्रोटीन। कैसीन क्या है तो इसमें अबाउट 80% की दूध को अम्लीय करने पर जमता है ना। तो 80% क्या पाया जाता है दूध में, कैसीन ही पाया जाता है। प्रेसिपिटेटेड बाई एसिडिफिकेशन, कैसे तो इसको अम्लीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट करने का मतलब कि वह तलछटी में जो बीकर रहेगा, जो बर्तन रहेगा उसके तलछटी में जम जाएगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है वे प्रोटीन। इट इंक्लूड्स बीटा लैक्टम एल्बुमिन, अल्फा लैक्टम एल्बुमिन, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड बोवाइन सीरम एल्बुमिन, है ना। वे प्रोटीन क्या होता है, वो जो आपके बाजार में मिलता होगा, लेकिन वो महंगा क्यों होता है। इसको देखो कि केसीन सस्ता है और वे प्रोटीन महंगा क्यों है। इसका मूल कारण क्या है कि दूध में वे प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो सीधी सी बात है, ज्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा दूध लगाना पड़ेगा। इस कारण केसीन के कंपेयर में वे प्रोटीन क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। ठीक है। तो ये मिल्क एक सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स आता है मांस की कैटेगरी में, एनिमल कैटेगरी में, वो है एग्स, जिसमें इट इज कंपोज्ड, है ना। एग्स कैसा बनता है तो एग्स में 11% हिस्सा सेल का होता है, उसका सेल मतलब जो बाह्य आवरण होता है, 31% यॉक होता है और 58% क्या होता है, व्हाइट पोर्शन होता है। जो यॉक होता है उसमें 50% सॉलिड होता है और लगभग 2/3 लिपिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं। ध्यान में रखना इन सब बातों को। ठीक है। एक्स का कंपोजिशन कोई पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, तो एक्स में 11% सेल होता है, 31% यॉक होता है और 58% क्या होता है, व्हाइट मटेरियल होता है, जिसको खा लिया जाता है। ठीक है। अब यॉक की यदि बात करेंगे, जर्दी की बात करेंगे तो उसमें 50% सॉलिड हिस्सा होता है। उस 50% का 2/3 50% का 2/3 क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन होता है। ठीक है। इसके अलावा यॉक में 2/3 के अलावा यॉक में फैट कंटेंट होता है लगभग 31% के आसपास। ठीक है। यदि हम व्हाइट मैटर की बात करें, जो एल्बुमिन है ना, उसमें मोटा मोटा तौर पे का बात करें तो लगभग 12% के आसपास क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है, जिसमें 12% प्रोटीन होता है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो एग को लेकर के हमने देखा कि उसमें प्रोटीन कहाँ कहाँ पे होता है, यॉक में होता है और व्हाइट मैटर में होता है। व्हाइट मैटर में लगभग 12% के आसपास होता है, यॉक में लगभग 2/3% के आसपास प्रोटीन होता है। ठीक है। चौथा हिस्सा जो आता है मीट कैटेगरी में, वो है फिश, सॉरी मीट कैटेगरी नहीं, एनिमल कैटेगरी में। एनिमल कैटेगरी में चौथा हिस्सा आता है फिश। फिश में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो लगभग 13 से 25% तक होती है। ये वेरी करती है कि कौन सी मछली खा रहे हो, है ना, कौन सी मछली खा रहे हो, टूना खा रहे हो, है ना, और पता नहीं यार, देख लेना मछलियों की क्या क्या वैरायटी होती है ना, मतलब अंदाजा नहीं है मेरे को, खाया नहीं आज तक तो, खैर। तो एडिबल प्रोटीन हो गया। एडिबल प्रोटीन में स्केलेटल मसल्स हो गई, उसमें कितना होता है प्रोटीन, तो 13 से 25% के आसपास उसे प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है। कुछ मछलियों में गहरे भूरे रंग की मांसपेशियां होती है जिनमें हीमोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। अगला इसी में आता है वो है सेलफिश। सेलफिश एक कैटेगरी है, कोई फिश नहीं है। इस सेलफिश के अंतर्गत क्रैब्स आते हैं, मतलब केकड़ा आता है। सेलफिश का मतलब है ऐसी मछलियां या मछली की प्रजाति के जानवर जो एक खोल में या आवरण में बंद रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए केकड़ा है ना, एक आवरण में बंद रहता है। झींगा है, लॉबस्टर है, ऑयस्टर है, मसल्स है ना। तो ये सब क्या है, एक सेल में एक आवरण में बंद रहते हैं, है ना। इनका जो मेजर हिस्सा है, चूंकि सेल होता है, बाहरी आवरण जो होता है इनके शरीर का मेजर हिस्सा होता है, जिसको खाया नहीं जा सकता, जिसको खाया नहीं जा सकता। ठीक है। इसीलिए इनके शरीर का अधिक हिस्सा खाने योग्य नहीं होता है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है। लेकिन जितना भी हिस्सा खाने योग्य होता है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। दूसरा सोर्स आता है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स को लेकर के बात करें तो सबसे पहले सोर्स क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, वेजिटेबल प्रोटीन्स हो सकते हैं, जिनमें जैसे उदाहरण के लिए तौर पर बात करें, गाजर है, सलाद पत्ते हैं, उनमें 1% प्रेजेंट होता है टोटल वेट का। पोटैटोज, एस्पैरागस, ग्रीन बीन्स, है ना, शतावरी और हरी बीन्स आदि आदि में 2% होता है।
और हरे मटर में लगभग 6% के आसपास प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑफ देयर वेट। आलू में लाइसिन नामक अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट रहता है ना, लाइसिन में सॉरी आलू में, पोटैटो में 2 प्रकार के अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक है। दूसरी कैटेगरी आती है पौधों के अंतर्गत या प्लांट ओरिजिन के अंतर्गत, वो है सेरल प्रोटीन्स, अनाज से मिलने वाला प्रोटीन। ये क्या क्या स्रोत हो सकते हैं, तो गेहूं है, जौ है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, ठीक है। मेजर सोर्स के तौर पर बात करें, मक्का, बाजरा, जौ, गेहूं, ये मेजर सोर्स हैं। चावल में भी थोड़ा बहुत होता है। गेहूं को लेकर के बात करें तो गेहूं में सर्वाधिक किस हिस्से में प्रोटीन होता है, तो जो ब्रान होता है, जो चोकर होता है। घरों में आटा चाला जाता है, आटा चालते हैं ताकि कचरा निकल जाए, लेकिन उस कचरा निकालने के चक्कर में ब्रान भी बाहर निकल जाता है। जो छन्नी में ऊपर जो रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, चोकर बोलते हैं, ब्रान बोलते हैं ना, जो कि प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं ताकि क्या हो सके, हमारा आटा साफ दिख सके, ठीक है। लेकिन वो असली चीज क्या होती, खाने वाली होती है, ठीक है। और कई बार उसको इसलिए बाहर निकाला जाता है क्योंकि उसको पचाना कठिन होता है। पचाना कठिन इसलिए है क्योंकि उसमें प्रोटीन अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए उसको क्या कर देते हैं, जानवरों को, पशुओं को चारे के रूप में खिला दिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है सीड प्रोटीन्स। प्लांट्स कैटेगरी के अंतर्गत तीसरी कैटेगरी आती है सीड प्रोटीन्स। कुछ बीजों से मिलेंगे, जैसे सोयाबीन के बीज हो गए, कॉटन सीड के बीज हो गए, पीज हो गए, पीनट हो गया, बीन्स हो गए, है ना। अब सोयाबीन, कपास, मटर, मूंगफली, सेम, इन सबसे क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। यदि हम सोयाबीन को लेकर के बात करें तो सोयाबीन के टोटल वेट का 70% क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसलिए कहा जाता है सुबह सुबह स्प्राउट्स खाओ तो उसमें सोयाबीन क्या है, डालो, है ना, सोयाबीन क्या है, डालो। तो सोयाबीन के टोटल वेट का 70% क्या होता है, प्रोटीन होता है, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है, पहली कैटेगरी आपने वेजिटेबल देखी, दूसरी आपने सेरल देखी, तीसरी आपने सीड देखा, चौथा आपने देखना है नट्स। कई सारे क्या होते हैं, मेवे होते हैं, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, नारियल, पिस्ता, है ना, ब्राजील नट्स आदि आदि। इन सब में भी क्या होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आखिरी कैटेगरी आती है तीसरी कैटेगरी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे, यदि आपको ध्यान हो, पहला एनिमल ओरिजिन, दूसरा प्लांट ओरिजिन, तीसरा सिंगल सेल ओरिजिन। सिंगल सेल ओरिजिन में पहली जो चीज आती है सबसे पहले समझने की, वो क्या होता है कि सिंगल सेल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। तो सिंगल सेल का मतलब समझ लेंगे तो बात समझ में आ जाएगी भाई ये कहां से मिल रहा है, ठीक है। तो दिस सिंगल सेल प्रोटीन टर्म वाज कॉइन्ड बाय कॉरल विल्सन इन द ईयर 1966 कि सिंगल सेल प्रोटीन नामक शब्द पहली बार कॉरल विल्सन के द्वारा 1966 में दिया गया था। ये सिंगल सेल प्रोटीन कहां से मिलता है, तो ऐसे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल सेल के माध्यम से क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। मतलब हमारा शरीर हजारों सेल से बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका शरीर सिर्फ एक ही सेल से बनता है, सिर्फ एक ही सेल से बनता है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, अमीबा हो गया, आदि आदि, ठीक है। तो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्म जीव जिनका शरीर सिंगल सेल से बना हुआ है, उनसे भी हमको प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सभी के सभी कुछ फायदे के साथ आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक फायदा क्या होता है, हाई प्रोटीन यील्ड होता है, मतलब इनमें प्रोटीन की मात्रा अन्यों के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। ये लगातार प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको वो करने में, इनको सुरक्षित रखने में, इनसे प्रोटीन प्राप्त करने में हमको बहुत ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं होती, उत्पादन करने में बहुत ज्यादा जमीन नहीं लगती है। इसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता पड़ता है, ठीक है। इस कैटेगरी के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, वो SCP के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। अब आता है व्हाट आर द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटीन्स, कि प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं। 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक हाइड्रेशन प्रॉपर्टी, दूसरा प्रोटीन इंटरेक्शन प्रॉपर्टी, तीसरा सरफेस प्रॉपर्टी। सबसे पहले आता है हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज के अंतर्गत या जल योजन गुण के अंतर्गत, उसमें आता है स्वेलिंग, है ना। उसमें सबसे पहले क्या आता है, सोलिन। तो स्वेलिंग के अंतर्गत या हम कहेंगे सूजन, सूजन कब होगा, यहाँ पे सूजन सही शब्द नहीं है, फूलना, है ना, सही शब्द क्या है, फूलना। तो प्रोटीन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड एक्सपांड इन्फ्लुएंसिंग टेक्सचर एंड मॉइस्चर रिटेंशन इन फूड, कि भाई तुम्हारे पास क्या था, एक फूड प्रोडक्ट था जिसमें प्रोटीन काफी रिच मात्रा में था, तुमने उसको पानी में डाल दिया अथवा उसमें पानी डाल दिया,
तुमने जैसे उसमें पानी डाला वो क्या होने लग जाएगा, एक्सपांड करेगा, बढ़ने लग जाएगा, आकार बड़ा होगा। और जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसके टेक्सचर में, उसके आकार में बदलाव आएगा। टेक्सचर मतलब क्या है, टेक्सचर मतलब होता है बाह्य आकार, बाह्य आकारिकी। तो उस बाह्य आकारिकी में परिवर्तन आएगा। इससे पता चलता है कि प्रोटीन की मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मीट प्रोडक्ट्स एंड ब्रेड को लेकर के बात करें तो जैसे तुम्हारे घर में यदि ब्रेड हो, तुम ब्रेड का पैकेट लेकर के आओ, आज बरसात का सीजन है, तुम ब्रेड का पैकेट लेकर के आओ, बड़ा पैकेट, आधा खा लो, आधा पैकेट खुला रख दो, उसको पन्नी को बांधो नहीं। ठीक है, अगले दिन जब सुबह खाने जाओगे तो तुमको प्रोटीन तुम्हारा क्या मिलेगा, थोड़ा सा फूला हुआ और चिपचिपा मिलेगा। क्यों चिपचिपा मिल रहा है तुम्हारा ब्रेड, क्योंकि उसने पानी को सोख लिया है और पानी को सोखने के कारण वो क्या हो गया, चिपचिपा हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा फूल गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखने को मिलता है, इससे पता चलता है कि प्रोटीन की स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है एडहेशन प्रॉपर्टी, है ना, कि कुछ प्रोटीन कणों को, कुछ प्रोटीन खाद्य कणों को आपस में चिपकाने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए प्रोटीन्स इन द प्रोसेस्ड मीट्स एंड प्लांट बेस्ड फूड्स हेल्प होल्ड इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, है ना, कि भाई प्रोसेस्ड मीट में, पौधों से बने खाद्य पदार्थों में प्रोटीन क्या करते हैं, बाइंडिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ताकि वो दो भिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को आपस में जोड़ करके रख सके। ये उसकी एडहेशन प्रॉपर्टी है, जोड़ करके रखने की प्रॉपर्टी है। तीसरा आता है उसमें डिस्पर्सिबिलिटी, है ना, विघटनशीलता, कि प्रोटीन का पानी या तरल समान रूप से घुलने और फैलने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए कि इंस्टेंट प्रोटीन पाउडर को चिकना मिश्रण बनाने के लिए उच्च विघटनशीलता की आवश्यकता होती है। कि यदि आप क्या चाहते हैं, इंस्टेंट प्रोटीन पाउडर को में यदि आप डिस्पर्सिबिलिटी चाहते हैं, तो स्मूथ मिक्सिंग चाहते हैं, डिस्पर्सिबिलिटी के प्रोसेस को गुजारना पड़ेगा। ठीक है, विघटनशीलता के प्रोसेस को गुजारना पड़ेगा। अब ये विघटनशीलता का एग्जैक्टली मतलब क्या है, तो उसमें फैलाव का हो जाना, बिखर जाना। और क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड्स जो रहते हैं वो टूट जाते हैं, है ना। चौथा आता है सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, किसमें घुलनशील होगा, तो किसी तरह तरल माध्यम में प्रोटीन के घुलने की क्षमता होती है। प्रोटीन बड़ी आसानी से किसी भी तरल माध्यम में घुल सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो प्रोटीन की इस घुलनशीलता को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पीएच है, तापमान है। जैसे मान लो तुम एक लिक्विड है, पानी है, मान लो उदाहरण के लिए पानी में तुमने प्रोटीन डाला, एक बीकर में नॉर्मल पानी ले लो, नॉर्मल मतलब टेम्परेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठंडा पानी ले लो, है ना, बहुत ठंडा पानी ले लो, एक में नॉर्मल पानी ले लो, एक में गर्म पानी ले लो। ठीक है, जब तुम एक नॉर्मल पानी में प्रोटीन को डालोगे तब वह उतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा जितनी जल्दी वह अधिक तापमान वाले पानी में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्यों, क्योंकि अधिक तापमान वाला पानी प्रोटीन में जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था दो अमीनो एसिड के बीच में, उसको तोड़ देगा। और उसको जैसे ही तोड़ेगा प्रोटीन क्या होने लग जाएगा, ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। दैट मींस को सॉल्युबिलिटी शो करने लग जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए डेयरी उत्पादों में वे प्रोटीन की उच्च घुलनशीलता आवश्यक मानी जाती है। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी आती है, पांचवी प्रॉपर्टी, वो है विस्कोसिटी, है ना, सांद्रता, कि प्रोटीन का तरल पदार्थ को गाढ़ा करने और उसके प्रवाह को गुण को प्रभावित करने की क्षमता होती है। कि जो भी तरल पदार्थ होते हैं यह उसको क्या कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सूप, सॉस और दही में प्रोटीन गाढ़ापन और स्थिरता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूप हो गया, सॉस हो गया, दही हो गया, इनमें यदि प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो इनकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और विस्कोसिटी बढ़ने से स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी होने का मतलब कि अब वह मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी लिक्विड नेचर क्या हो गया, कम हो गया, और सॉलिड नेचर में क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया, हमारा हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरा होता है हमारा प्रोटीन इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज। प्रोटीन इंटरेक्शन प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रेसिपिटेशन की, अवक्षेपण की। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड किसी बर्तन में नीचे की तरफ क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए, है ना, नीचे की तरफ क्या हो जाए, सेटल डाउन हो जाए। कि जब पीएच, तापमान या लवण सांद्रता में परिवर्तन होता है तो प्रोटीन ठोस रूप में क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, अवक्षिप्त हो जाता है। यदि हम क्या करें, पीएच में, टेम्परेचर में या सॉल्ट कंसंट्रेशन में चेंज करें तो प्रोटीन प्रेसिपिटेट होके उस बर्तन में, उस बीकर में क्या हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा ना। चीज बनाने की प्रक्रिया में केसिन प्रोटीन का अम्ल या रेननेट की मदद से क्या है, अवक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम बात कर रहे थे।
दूसरी प्रॉपर्टी आती है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन में, वो है जिलेटिन फॉर्मेशन, कि जब प्रोटीन संरचनात्मक रूप से जमकर जेल जैसी बनावट क्या है धारण करते हैं, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन का क्या हुआ, जिलेशन हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए एग प्रोटीन्स कोआगुलेट टू फॉर्म कस्टर्ड एंड जेलीज, ठीक है। जो एग प्रोटीन होता है जैसे कि एल्ब्यूमिन हो गया, जो एग प्रोटीन होता है वह जिलेटिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है, कस्टर्ड और जेली का निर्माण करता है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो है डॉ एंड फाइबर फॉर्मेशन की, आटा और फाइबर निर्माण, कि कुछ प्रोटीन तंतु में संरचना या फाइबरस स्ट्रक्चर बनाते हैं, इससे लोचता और बनावट प्राप्त होती है, मतलब एक इलास्टिसिटी आती है और एक बनावट का मतलब टेक्सचर आता है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्रोटीन होता है गेहूं में, वो होता है ग्लूटेन, है ना। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन होता है। जब तुम्हारा आटा तुमको चिपचिपा लगे, समझो तुम क्या कर दो, आटे को गूंथो, आटे को गूंथ करके उसको अपने किचन में रख दो, फ्रिज में मत रखना, बस ऐसे ही रख दो, एक दिन उसको रखा रहने दो, अगले दिन जब उसको तुम टच करोगे तो वहां पे एक चिपचिपा क्या है पन आएगा, हाथ उंगली में क्या हो जाएगा, आटा चिपक जाएगा। वो उंगली में जो आटा चिपका वो किसके कारण चिपका, ग्लूटेन के कारण चिपका, ठीक है। ब्रेड उसकी क्या हो गई, आपकी नरम हो गई थी, उसके कारण चिपका, ठीक। इस कारण से आप रोटी बनाइए, 4 दिन तक रोटी रखे रहने दीजिए, है ना, एक बंद उसमें बॉक्स में, अगले दिन जब पकड़ेंगे रोटी को 5वें दिन तो रोटी आपके हाथ में चिपक जाएगी, क्यों हुई, ग्लूटेन के कारण हुई, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। आखिरी में आता है सरफेस प्रॉपर्टीज। सरफेस प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है सरफेस टेंशन, की प्रोटीन सतही तनाव को कम कर देता है, सरफेस टेंशन कम कर देता है, इससे हवा और तरल मिश्रण के अधिक स्थिर हो पाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन रिड्यूसेस सरफेस टेंशन, स्टेबलाइजिंग एयर और लिक्विड मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल एग व्हाइट प्रोटीन्स स्टेबलाइजेस फोम्स इन मेरेंग्वेस, है ना, कि भाई फोम को स्थिरता प्रदान करने के लिए मेरेंग्विन में अंडे का सफेद भाग क्या करता है, फोम को स्थिरता प्रदान करता है, तो एक सरफेस टेंशन को कम करता है। दूसरा आता है, ध्यान में रखना एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है, सरफेस टेंशन को कम कर रहा है, ठीक है, जिलेशन फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है, आटा और फाइबर में क्या इंपैक्ट लाता है, उसको चिपचिपा बना देता है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें, पहला है इसमें क्या, सरफेस टेंशन, दूसरा आता है इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है दो ऐसे प्रकार के लिक्विड जो आपस में मिल नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी क्या है, डेंसिटी अलग अलग है, उनका नेचर अलग अलग है। जैसे उदाहरण के लिए तुम पानी को तेल से मिला नहीं सकते हो, लेकिन यदि मिलाना ही चाहते हो तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं, जहां पर कुछ इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करना पड़ेगा और वह इमल्सिफाइंग एजेंट अपनी प्रॉपर्टी के माध्यम से तेल और पानी का मिश्रण तैयार करवाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पे प्रोटीन्स एक्ट एज इमल्सिफायर बाय स्टेबलाइजिंग ऑयल इन अ वाटर और वाटर इन ऑयल मिक्सचर। ऑयल इन अ वाटर और वाटर इन ऑयल मिक्सचर का मतलब समझ लो, ठीक है। ये ऑयल इन अ वाटर, ये वाटर इन ऑयल, ठीक है। मतलब तुम्हारे को पानी में तेल मिलाना चाहते हो या तेल में पानी मिलाना चाहते हो, बात समझना, ठीक है। तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, 100 ml तेल है, तुम्हारे पास 1 लीटर तेल है, 100 ml पानी है, ठीक है। तो वाटर इन अ ऑयल मिक्सचर, ऑयल इन अ वाटर मिक्सचर, यदि दोनों बनाना है तो हमको क्या चाहिए होगा, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे उदाहरण के लिए मिल्क प्रोटीन हेल्प स्टेबलाइज बटर एंड सलाद ड्रेसिंग्स। जो बटर रहता है उसको यदि आपको स्टेबलाइज करना है, बटर अपने आप में क्या लिक्विड फॉर्म में है जिसमें पानी भी रहता है भाई, है ना, उसको स्टेबलाइज कैसे करवाते हैं, इस प्रक्रिया के माध्यम से, मिल्क प्रोटीन के माध्यम से। तीसरी प्रॉपर्टी आती है वो है सरफेस प्रॉपर्टीज में फोमिंग, फोम का निर्माण, कि प्रोटीन हवा के बुलबुले पकड़कर खाद्य पदार्थों में स्थिर फोम क्या है, फोम का निर्माण करता है, एक स्टेबल फोम बनाता है। फॉर एग्जाम्पल whipped egg whites form in cakes and mousses। केक में अंडे डाले जाते हैं, सुना होगा आपने, है ना। केक में अंडे क्यों डाले जाते हैं, ताकि वहां पे क्या बन सके, एक प्रॉपर फोम बन सके, और सिर्फ फोम ना बन सके, वो स्टेबल फोम बन सके जो कि लंबे समय तक टिका रहे। केक में अंडे क्यों डाले जाते हैं, ताकि फोम बन सके और स्टेबल फोम बन सके जो कि लंबे समय तक टिका रहे। तो ये उसकी क्या हो गई, एक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, फोम फॉर्मेशन की, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा क्लास थी जिसमें हमने प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटीन के क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पर खत्म होगी, मिलेंगे अगले क्लास में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।